नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल आप देख रहे हैं। आज बात चुनावी प्रचार की, जिसकी तासीर की ताप में जुबान बेलगाम हो गई है। नेता मर्यादा भूल रहे हैं, एक दूसरे पर बयानों के गोले दाग रहे हैं। एक ऐसा ही बयान जम्मू कश्मीर के जसरोटा में चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला, जहां खड़गे की तबीयत बिगड़ी तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। हालांकि इस बयान पर प्रतिक्रिया देने की जगह पीएम मोदी ने राजनीतिक मतभेद के बीच शिष्टाचार का उदाहरण पेश किया, मल्लिकार्जुन खड़गे का हालचाल जाना, बात की। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं ने खड़गे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के चरित्र पर सवाल दागे। बात निकली तो दिल्ली में भी वार पलटवार हुआ। एक बयान राहुल गांधी ने भी इस चुनावी रण में दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को लेकर राहुल गांधी ने अपने अंदाज में जो दृश्यात्मक वर्णन किया, वो बीजेपी को कांटे की तरह चुभ गया। इसका जवाब सीएम योगी ने दिया। यानी माहौल चुनावी है तो बयान सियासी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या गलत बयानबाजी से हमारे नेता सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? क्या ऐसे बयानों का जनता पर अच्छा सकारात्मक असर पड़ता है? क्या इन बयानों के जरिए वोटों की फसल काटी जा सकती है? क्या चुनाव के वक्त ऐसे बयानों के भी अपने ही मायने होते हैं? क्या जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में किस पार्टी के नेताओं के बयान जमीन पर जीत की लकीर खींच सकेगी? आज इन्हीं सवालों पर हम हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष का है। उस पार्टी की जिसकी नींव 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में रखी गई। जम्मू कश्मीर के दिलावर में रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मंच पर भाषण देते समय उनकी तबीयत नासाज हो गई। मंच पर मौजूद नेताओं ने उन्हें संभाला, लेकिन माइक थामते ही खड़गे ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा बोला जिस पर बवाल मच गया। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। खड़गे के बयान में अदावत भी है और बदले की भावना भी, गुस्सा भी है, नाराजगी भी। जम्मू कश्मीर के तीसरे फेज यानी आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम को लेकर पूरी तरह से हमलावर थे। इसके बावजूद खड़गे की तबीयत जैसे ही बिगड़ी और प्रधानमंत्री को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत कांग्रेस अध्यक्ष को फोन किया, हालचाल पूछा, खैरियत की पूरी जानकारी ली। पीएम मोदी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। लेकिन खड़गे का बयान सियासी हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर तीखा प्रहार करके आईना दिखाया। अमित शाह ने लिखा, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। अपनी कटुता का परिचय देते हुए उन्होंने बिना मतलब का प्रधानमंत्री मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि अमित शाह ने भी पीएम मोदी की तरह बड़प्पन दिखाते हुए खड़गे को स्वस्थ होने की कामना की और इसका जिक्र सोशल मीडिया पर भी किया। अमित शाह ने लिखा, जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य की बात है, पीएम मोदी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे, वो 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखने के लिए जीवित रहे। जब बात सियासी हो तो उसकी परिधि के दायरे का कोई और छोर होता नहीं। अर्थव्यवस्था के ट्रिकल डाउन थ्योरी की भांति बयानों की तासीर रिश्ते हुए बीजेपी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं तक भी पहुंची। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब, आप यही चाह रहे हैं? मैं जो हमारे गृह मंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो। तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूं, उस पर मैं कुछ कह सकता हूं, पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूं जो खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा। माहौल चुनावी है तो चुप्पी क्यों? इसीलिए मनोज तिवारी और पवन खेड़ा भी अपनी अपनी दलीलें पेश कर बैठे।
खड़गे जी के मन में कितना नफरत भरा है मोदी जी के लिए। अभी मोदी जी ने इनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। हम लोग भी प्रार्थना करें खड़गे जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन वो तो मोदी जी के अंत की कामना कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा कांग्रेस की नकारात्मकता का, उसकी नफरत का, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। मोदी से नफरत नहीं है, देश से मोहब्बत है। और क्योंकि देश से मोहब्बत है, इस देश को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चंगुल से निकालना हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। इसमें कोई गलत बात नहीं। हम तो बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमें इतना अच्छा लक्ष्य मिला। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी और 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोटिंग होगी। यानी जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का पटाक्षेप तो हो गया, लेकिन हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में जुबानी जंग बाकी है। दोनों तरफ से वोट बैंक को लेकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। 26 सितंबर को राहुल गांधी ने हरियाणा के बरवाला की रैली में राम मंदिर का राग छेड़ा, लेकिन उनके बयान को सियासी पिच पर लाइन लेंथ देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने फिर हमला कर दिया। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ऐसा लगा कि राहुल गांधी का बयान आया गया हो जाएगा, लेकिन सियासत में ऐसा होता कहां है। अगर बरसों पहले भी कोई बयान दिया गया हो तो नेता उसे झाड़ पोंछ कर निकालते हैं और विरोधियों पर वार करते हैं। राहुल गांधी का ये बयान तो ताजा है, लिहाजा सीएम योगी ने हरियाणा के भिवानी खेड़ा के चुनावी मंच से नेता प्रतिपक्ष को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। 5 अक्टूबर को 90 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे, जबकि 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के वोटों की गिनती होगी। यानी 3 अक्टूबर तक हरियाणा में चुनावी प्रचार का शोर रहेगा। ऐसे में बयान और तीखे हो सकते हैं, हमले किए जा सकते हैं। सत्ता के समीकरण के अंकगणित को देखते हुए नेताओं के बयान अगर बेकाबू हो जाए तो आप हैरान मत होइए। आज तक के गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और हमारे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रागिनी नायक जुड़ेंगी। लेकिन इससे पहले कि वो जुड़े, हमारे साथ कुछ खबरें बता देते हैं, क्योंकि हमने आपको इस रिपोर्ट की शुरुआत में दिखाया था कैसे गृहमंत्री अमित शाह ने हमला बोला मल्लिकार्जुन खड़गे पर। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब आया है, उन्होंने एक लंबी फहरिस्त खोल डाली है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गृहमंत्री अमित शाह को मणिपुर, सेंसस, जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार का ही सर्वे कहता है कि शहरी सीवर्स, सेप्टिक टैंक्स की सफाई करने वाले 92% कर्मचारी SC, ST, OBC वर्गों से आते हैं। बीजेपी जातिगत जनगणना के विरोध में इसलिए है क्योंकि तब पता चल जाएगा SC, ST, OBC, EWS और सभी वर्ग कौन कौन से कार्यों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उनको किस तरह की सरकारी योजनाओं का टारगेटेड लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करवाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, हम ये करवा कर ही रहेंगे। तो बहुत चतुराई से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने अपने इस ट्वीट के जरिए पूरी जो मुद्दा था उसकी स्टीयरिंग को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। लेकिन गौरव भाटिया जी, ये कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं है, हमें देश से मोहब्बत है। हमने सुना है पवन खेड़ा साहब को, वो कह रहे देश से मोहब्बत है इसलिए हम ये सब कह रहे हैं, और कोई उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। आखिर अगर गृह मंत्री ने खुद ट्वीट किया है, बीजेपी इस मुद्दे को इतना उठा रही है, क्या गलत कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे में, जिस पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं कांग्रेस से? देखिए अंजना जी, मैं आज आपको एक बहुत
महत्वपूर्ण बात बताता हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आज उदाहरण बन गए हैं कैसे राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच ही जहरीली, नकारात्मक और मोदी नफरत वाली हो गई है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान, पर ये हो गई है नफरत की गोदाम। और ये क्यों है? जब खड़गे जी का स्वास्थ्य खराब हुआ उसके बाद मोदी जी ने उनसे कुशल क्षेम लिया, पूछा कि आप कैसे हैं। ये क्या दर्शाता है? ठीक है, हमारे विचारधारा अलग हो सकती है, हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आक्षेप नहीं लगाएंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यही खड़गे जी जो आज कह रहे हैं, उनका लक्ष्य आज ये है कि मोदी जी को हटाऊंगा। आप अंजना जी मुझे ये बताइए, मोदी जी का लक्ष्य तो ये है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हम चाहते हैं जो पिछड़े हैं वो मजबूत हों। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य क्या है? आज इनका लक्ष्य है मोदी जी को हटाना, मतलब सत्ता की कुर्सी पर फेविकोल लगा के बैठ जाना। और खड़गे जी के कुछ बयान मैं आपको बताता हूं, और मैं तो आज मुरीद हो गया नरेंद्र मोदी जी का फिर से, कि जो व्यक्ति उनको जहरीला सांप बुलाता है, जो व्यक्ति उनको झूठों का सरदार बुलाता है, जो व्यक्ति उनकी तुलना हिटलर से करता है, उसका भी कुशल क्षेम लेते हैं, पूछते हैं कि कैसे हैं खड़गे जी आप। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की जहरीली विचारधारा है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी के स्वयं के बयान अगर आप देखें, अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने सवाल किया था खड़गे जी से ही, पूछा था कि ये जो गालियां देने का प्रचलन है कांग्रेस पार्टी में, इस पे आप क्यों कुछ नहीं करते। और तमाम 110 गालियां थी जो चिन्हित करी थी। अंजना जी, आज ये पूछना होगा कि मुद्दों की राजनीति कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाती। आज कश्मीर में चुनाव है, हम लोग सब जानना चाहते हैं, अनुच्छेद 370 को जब हमने संशोधित करके हटाया तो इन्होंने विरोध किया। आज इनका स्टैंड क्या है, कृपया करके बताएंगे। ठीक है, मैं पूछूंगी। अब आप अगली बारी का इंतजार करें गौरव जी, अब अगले राउंड का इंतजार करें। ठीक है, हम पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं पूछूंगी। रागिनी जी, हम आप किसी और का नहीं, बाकी नेताओं का छोड़ देते हैं, हम आपके अध्यक्ष जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कुछ बयान जो उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए हैं, वो अपने दर्शकों को। मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें सत्ता से नहीं हटाता, ये वाले बयान नहीं, जो पहले के उनके बयान है, मैं तब तक जिंदा हूं जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद अगला बयान उनका दिखाते हैं जो स्पेसिफिकली पीएम पर है, उस पर ही आप जवाब दीजिएगा। अगर हमें विपक्ष को 20 सीटें आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। रावण से भी उन्होंने तुलना की। क्योंकि हमारे ग्राफिक्स आज बहुत धीरे चल रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिए, मैं आपसे सीधा सवाल ही पूछ लेती हूँ। ये एक के बाद एक पीएम को टारगेट करते हुए आपके अध्यक्ष के बयान है, जिसकी वजह से ये बवाल इतना बढ़ गया है। क्या है आप लोगों का इस पर क्या राय है? क्या ऐसे बयानों से बचना ठीक नहीं होगा? क्या जिंदगी और मौत को सीधा किसी की सत्ता में रहने ना रहने से जोड़ना सही है? अंजना जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की हार को प्रत्यक्ष सामने खड़े देखकर येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से जो जमीनी मुद्दों पर टिका हुआ चुनाव है उसको हिलाने के लिए, उसको बरगलाने के लिए जिस कदर अमित शाह उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जिस तरह से किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करने पर उतारू हो गए हैं, उसे सुनकर मुझे तो हंसी भी नहीं आती, मुझे दया आती। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता है, क्षोभ होता है इस बात का कि देश की सत्ता की कुर्सी पर ऐसे लोग काबिज हैं जिन्हें लोकतंत्र का ला नहीं मालूम और संविधान का सा नहीं मालूम। तो देखिए, समस्या ये है कि केवल एक तानाशाह ही ये सोच सकता है कि अगर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया है, अगर सत्ता उसके पास आ गई है, अगर वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन गया है, तो उसको हटाने की बात ही नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता जो लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है, वो तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को भी पहचानेगा ना अंजना जी। वो ये मानेगा कि आज अगर वो राजा समझ रहा है अपने आप को, तो जनता ऐसे चुटकियों में उसे रंक भी बना सकती है।
और वही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाला है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो ये हार की बौखलाहट है, जिसके कारण मैं कहूंगी कि एक अच्छी टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर किसी न किसी तरीके से कुतर्क किया जा रहा है। देखिए क्या कहा खड़गे जी ने। खड़गे जी ने कहा कि मेरा 83वां साल चल रहा है और जब तक हम मोदी को हटाएंगे नहीं मैं जिंदा रहूंगा। आगे की बात भी सुनिए। जनता सामने बैठी थी, जनता से कहा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके हक की बात करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा जनवादी बात, देशभक्ति की बात वो खड़गे जी ने कल की, लेकिन इनको बुरी इसलिए लग गई क्योंकि इन्हें लगता है कि सत्ता जो है ना इनकी बपौती है, इनके बाप दादा की जागीर है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई हटा नहीं सकता। और जहां तक आपने वक्तव्यों की बात की, मैं जानना चाहती हूँ क्या कैसे किन वक्तव्यों की बात आप पूछ रहे हैं अंजना जी? जब नोटबंदी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जीडीपी 2% आके गिरेगी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पूर्व प्रधानमंत्री बाथरूम में कैसे नहाते हैं इस किस्म की टिप्पणी की थी कि नहीं की थी? एक पूरी कौम की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की थी कि नहीं की? संसद के भीतर खड़े होकर एक दूसरी महिला सांसद को राक्षसी और शूर्पणखा कहा था कि नहीं कहा? एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा था कि नहीं कहा? कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहा था कि नहीं कहा था? तो किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं एक लाइन और बोल दूं तो मैं कथनी पर नहीं जाती, मैं करनी पर जाती। गौरव भाटिया जी ने यहां पर कहा विकसित भारत बनाएंगे। वैसे ही विकसित भारत बनेगा 47 में, जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो रही थी। एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि 27 रुपया प्रतिदिन किसान कमा रहे हैं। वैसे ही विकसित भारत बनाएंगे जहां पर छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के प्रति अपराध 98% बढ़ गए मोदी जी के कार्यकाल में, जहां 15,000 नौजवान हर साल आत्महत्या करता है, जहां पर सैनिकों को मजदूर बनाया जा रहा है अग्निवीर योजना के तहत, जहां पर किसानों की लाचारी इतनी बढ़ गई, काले कानून का विरोध करते हुए 750 किसानों ने शहीदी दे दी, लेकिन उसके बाद भी इनकी सांसद अभी फिर कह रही कि काले कानून वापस आएंगे, वो निकाली नहीं जा रही। जहां पर एफडीआई गिरती जा रही है, रुपए का मूल्य गिरता जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा बीच में बोलिए, ऐसा विकसित भारत जहां पर शौचालय है पर पानी नहीं, सिलेंडर है पर गैस नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं, गाड़ी है स्कूटर है पर भरवाने के लिए तेल और डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, तो ऐसे विकसित, असल में विकसित भारत का सबसे बड़ा रोड़ा ही मोदी जी है। अब अगले राउंड के लिए आप वेट कीजिए। गौरव भाटिया जी, भारत विकसित वो होगा नहीं। असल मुद्दे कह रहे हैं कि असल मुद्दे कुछ और है। जानबूझकर मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को ट्विस्ट करके एक कलर दिया जा रहा है, कुतर्क किया जा रहा है, ये उनका आक्षेप था। हाँ, देखिए, जब इनको देखता हूं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सुनता हूं तो एक ही शेर अर्ज करना चाहता हूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, लेकिन ये गिरेंगे भी कैसे, वे तो पहले ही गड्ढे में हैं। और अभी मैं सारे मुद्दों पर उत्तर भी दूंगा, लेकिन अंजना जी मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने बताया खड़गे जी ने जहरीला सांप कहा, मैंने बताया झूठों का सरदार कहा, हिटलर कहा, रावण कहा, कोई टिप्पणी इन्होंने नहीं करी है। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के चुनाव है ना, रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी जी के लिए क्या कहा था कि लोग उनके गाल चाटने के लिए तो नहीं आएंगे। क्या किया इन लोगों ने? महिला सम्मान की बात कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा जनता जो भाजपा को वोट देती है वो राक्षस है, हरियाणा की जनता क्या इनको सूद समेत वापस नहीं देगी। और मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था, इनसे जरूर पूछिएगा। सबसे पहले मैं फर्क बताना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा, खड़गे जी ने मोदी जी को गाली दी, मैं गालियां बता चुका हूं। मोदी जी ने उनका कुशल क्षेम लिया, यह फर्क है। सोनिया गांधी पे आते हैं। हमने देखा किस तरह से सोनिया गांधी अनर्गल बातें प्रधानमंत्री जी के लिए कहती हैं, लेकिन जब सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, बनारस में वो थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जल्दी स्वस्थ होइए और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना प्लेन भेजूंगा, आप आइए दिल्ली में इलाज कराइए, आपका स्वस्थ रहना अनिवार्य है। यह होती है मर्यादा। प्रियंका वाड्रा गांधी इनकी बहुत बड़ी नेत्री है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रियंका वाड्रा गांधी मेरी बेटी की तरह है, मैं इनके साथ राजनीति में इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहता जो मर्यादित ना हो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहा नीच राजनीति करते हैं।
तो मैंने ये क्यों बातें बताई? मैंने ये बातें इसलिए बताई, अंजना जी, हमें पता होना चाहिए राजनीति में सत्ता देने वाला, सेवा करवाने वाला जनता होता है, और जनता ने इनको 3 चुनाव में पटकनी दी है। और ये अभी बात कर रही थी कि सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, दादा परदादा पिताजी लेके आए हैं तो मैं आगे आऊंगा। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि अगर एक बार गांधी परिवार सत्ता से बाहर हो गया तो सब लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं, देखिए परसों की बात है, इनका मीडिया सेल है, उस मीडिया सेल की हेड है सुप्रिया श्रीनाथ, इनके साथ की साथी, उन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाई और एक और व्यक्ति की लगाई। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, और ये तुलना करके लिखा बिल्कुल एक जैसे, और ये रागिनी नायक की स्वयं की ट्वीट है। देखिए इन्होंने क्या किया, एक मूवी आई थी जोकर, उसकी एक तस्वीर लगाई और मोदी जी की लगाई और लिखा बिल्कुल एक जैसे, शेम टू शेम। ये क्यों दर्शाया? ये इसलिए बताना जरूरी है, इन लोगों के पास मुद्दे हैं ही नहीं। अगर मुद्दे होते, इन्होंने 2 बातें कही, किसान 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी, हरियाणा ने घोषणा करी। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2006 में आई, 14 तक इन्होंने लागू नहीं करा एमएसपी, मोदी जी ने किया, स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी। किसानों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल इनकी सरकार रही, कितना दिया था? हाँ, महिला सम्मान की बात और करी, अंत करूंगा इस पे। महिला सम्मान, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमारी बहन हत्या कर दी जाती है, सोनिया गांधी का एक वक्तव्य दिखा दे। राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन बताया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार वो गई नहीं, हाथरस गई, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं गई। और इनकी पार्टी की सिमी रोजबेल इंसाफ मांग रही है। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ आ गई हैं, उन्होंने आरोप लगाया, पार्टी से निकाल दिया गया। अंकिता दत्ता असम में, जो पार्टी में रहती है, इनके खुद के कार्यकर्ता महिला कहती है कास्टिंग काउच है, और उस महिला को निकाल देती है। ये क्या इंसाफ देंगी, बताइए? बात यहां से शुरू हुई कि शिष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब जाना कि स्टेज पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उनसे बात भी की। सवाल है कि हमले एक तरफ है, लेकिन क्या निजी होकर एक दूसरे की सेहत तक पहुंचना, जिंदगी मौत पर पहुंचना, क्या इससे बचना सही नहीं होगा? क्या यह शोभा देता है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिसमें जहरीला सांप से लेकर रावण है? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो महिलाओं की बात थी। राधिका खेड़ा आपकी साथी थी, वो अनेकों शो पर मेरे पास आती हैं और मेरे साथ जब रहती है, एक बात अगर वो कांग्रेस पर बोल दें तो जो कांग्रेस पार्टी की ही प्रवक्ता रहती हैं वो उन पर हमलावर हो जाती हैं। आप ही लोग थे ना जो कहते हैं कि अगर कोई महिला हिम्मत दिखाकर बाहर आती है बोलने की तो उसको साथ देना चाहिए, उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी लाइन की वजह से उसी पर टूट पड़े। दोनों प्रश्नों का आपसे जवाब। अंजना जी, अच्छा लगा जब आपने आज महिलाओं के हक की बात की। मुझे लगता है कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हो, यदि उनके साथ किसी भी तरीके की गलत बात होती है, यदि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है सबसे पहली कार्रवाई तो उस महिला को स्वयं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी बदतमीजी की, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, सबसे पहले निकलकर बाहर उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए जेल की हवा खिलाई जाए। आरोपों को सत्यापित करने के लिए भी मैं कहूंगी उसकी कोई जरूरत नहीं। वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्किस बानो के साथ भी होना चाहिए। बिल्किस बानो दर दर की ठोकरें खाती रही, कितने साल इंसाफ का इंतजार किया, हम सबको मालूम। वही बात विनेश फोगाट के लिए भी होनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह जी ने कुचलवाया, पेट पे लाते पड़वाई, बाल पकड़कर घसीटवाया उन पहलवानों को जो देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान लेकर आते। जब वो पेरिस के ओलंपिक में विनेश फोगाट नहीं जीत पाई 100 ग्राम वजन की वजह से, तो ये जो दिखा रहे थे ना अभी मुझे 2-4 तस्वीरें, इनकी पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी ने विनेश फोगाट का केवल मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं मान हरण नहीं किया, बल्कि देश का भी किया। वही बात मैं थोड़ा सा और आगे ले जाती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी पर भी आ जाती हूँ। दीदी ओ दीदी, याद होगी ये तालियां, किसने कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? देखिए, तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप कथनी पर जाएंगी तो बहुत लंबी फहरिस्त है। मणिशंकर अय्यर ने अपशब्द कहे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, हमने उनको निलंबित किया। किसी एक नेता को बताइए जिसने निलंबित किया। और आप कांग्रेस पार्टी छोड़िए, महात्मा गांधी के खिलाफ नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को इन लोगों ने सर पर बिठाया, सांसद की टिकट दी, चुनाव जितवाया। तो ये आप बात मत करिए आ जाकर। मैं आपसे, आपने शेर सुनाया, मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ।
दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए, और अगर ज्यादा मुश्किल लगाओ तो साधारण शब्दों में भी कहती हूँ, सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। अच्छा, अभी महिलाओं की बात से थोड़ा सा और मैं इतर आकर बात करना चाहती हूँ। भाई आप ये कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, बड़ा अच्छा लगता है सुन सुन के, मोदी जी बहुत अच्छी बात, पर मैं फिर से कहूंगी कि लोकतांत्रिक मूल्य देश के यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सत्ता पर रह सकता है और उसको हटाने की बात की जा सकती है। हमने किसी को जान से मारने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली देकर कहते थे गोली मारो, मैं उस गाली को यहाँ पर देना नहीं चाहती, मुंह से अपने निकालना नहीं चाहती। यही नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार हेट स्पीच देते हैं चुनाव में, इनको सुप्रीम कोर्ट तक से इंडाइट किया जाता। मैं तो वो हेट स्पीच के शब्द भी नहीं बोलना चाहती, पर हाँ मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ अंजना जी कि आज अगर आप नैरेटिव को, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ऊपर उठाना चाहेंगे तो आप किसने क्या कहा से लेकर किसने क्या किया पर भी जाइए, और उसमें ये हम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, ये 47 हमें विकसित देश बनाएंगे वो तो छोड़ दीजिए, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इनका देख लीजिए। तो क्या है, 39 बड़े रेल हादसे हुए हैं, 39 बड़े रेल हादसे। इनके जो रेल मंत्री हैं उन्होंने रील बना बना के जनता की रेल बना डाली, इतना बुरा हुआ। 56 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए, आपने भी दिखाया। जबलपुर से लेकर राजकोट तक का एयरपोर्ट पहली बारिश नहीं झेल पाया, रामलला का गर्भगृह पानी से भर गया, उसी के साथ साथ छत टपकती हुई हमने नई संसद की देखी। 18,000 करोड़ का अटल सेतु, दरार पड़ गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने में खंडित हो गई, ध्वस्त हो गई, हमने देखा। और यही नहीं, इसी के साथ साथ कितने 26 बड़े आतंकी हमले हुए, करीब 21 से 25 सैनिक घायल और शहीद हुए, 15 नागरिकों की जान चली गई। नीट, यूजीसी नेट, तमाम ऐसे पेपर, सीयूईटी सारे रद्द हुए, लीक हुए। वो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो आप 47 तक तो कहां पहुंचाइएगा? 100 दिन में आपने जो भारत की जनता है उनको त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया। एफडीआई जो है वो 43% नीचे गिर गई, गौरव भाटिया जी, अगर आपको पता हो। कल वोटिंग है, बाकी की एक मिनट, टोल टैक्स 15% बढ़ गया अंजना जी, सीएनजी का दाम बढ़ा, कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ा, दूध का, दही का, टमाटर का, प्याज का, सबका दाम बढ़ा है। अब अगले राउंड में गौरव जी, लद्दाख में लगातार कल वोटिंग होनी है जम्मू कश्मीर की बाकी 40 सीटों पर। क्या ऐसे में ऐन वक्त पर पूरे टॉपिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि पूरी टॉपिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए उनके उस बयान का, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ये उनका आरोप है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए अब जबकि आपको नीट से लेकर हर एग्जाम, महंगाई से लेकर कीमतें कहां पर पहुंच रही हैं, क्या राज्य सरकारें कर रही हैं, उन्होंने राम मंदिर का भी नाम लिया है, इन सबको छोड़कर आप खड़गे साहब ने क्या कहा उस पर फोकस कर रहे हैं। नहीं अंजना जी, सवाल तो मैं समझता हूं, जब मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कुशल क्षेम लिया और कहा कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या आवश्यकता थी कि इस तरह की शेम टू शेम और सेम टू सेम ये ट्विटर ट्रेंड चलाया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे पूछा जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस वाले कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? मैंने आपको आंकड़े देके किसानों के मुद्दे पे उत्तर दिया, मुझे तो कोई आंकड़ा नहीं मिला, क्योंकि मैंने बताया 3 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में गया, 24 फसलों का एमएसपी जो है हमने घोषित किया। क्या आंकड़े दिए? इनके समय में 70,000 करोड़, मैं आंकड़ा देता हूं, कर्जा माफ किया गया था, उसमें भी एक घोटाला कर दिया था। महिला पे मैंने आपको उदाहरण दिया, अंकिता दत्ता पे तो कुछ बोला ही नहीं, पार्टी से निकाल दिया। सिमी रोजबेल पे कुछ बोला नहीं। और हाँ, सुप्रिया श्रीनाथ का खुद का बयान है, मंडी के क्या भाव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर देख ले, चुनाव के समय में रिप्रिमांड किया गया। अब आप मुझे बताइए कौन भाषा की मर्यादा नहीं रखता है? लेकिन मैं एक और आपके यहां मुद्दा उठा देता हूं, आपको मैं दिखाता हूं कैसे ओछी और निम्न स्तरीय राजनीति जो है राहुल गांधी करते हैं। मनोहर पर्रिकर जी स्वस्थ नहीं थे, जो आखिरी के कुछ महीने थे, हम सब जानते हैं, वो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। राहुल गांधी बिना बताए उन्हें मिलने चले गए। मनोहर पर्रिकर जी ने उनसे मुलाकात करी और उसके बाद राहुल गांधी बाहर आ गए। राहुल गांधी उन दिनों एक झूठा मुद्दा राफेल का उठा रहे थे। उन्होंने कहा, मनोहर पर्रिकर जी ने मुझसे कहा है कि राफेल में मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। खुद स्वयं खंडन किया, ये चिट्ठी है मनोहर पर्रिकर जी की मेरे हाथ में,
और उन्होंने कहा ओछी घटिया निम्न स्तरीय राजनीति राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। ये क्या दर्शाता है? इनकी सोच छोटी, इनके कृत्य छोटे और ये भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं। मैं आपके शो पे 3 बातें जो राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे कही वो पूछना चाहता हूं, अगर दम हो कांग्रेस की प्रवक्ता में, एक पे भी उत्तर दे दे, इधर उधर गोलपोस्ट के साथ ना भागे तो। पहला, राहुल गांधी ने कहा कि जो सिख हमारे भाई बहन हैं, सिख जो है भाई, वो पगड़ी नहीं पहन सकते हैं और भाई और बहन सुरक्षित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो पगड़ी और कड़ा नहीं पहन पाते? क्यों झूठ बोला? दूसरा, उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे जब सही समय आएगा, और यही पूरा देश आक्रोशित है कि आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों के इतने विरोधी हैं। और तीसरी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा भारत का मीडिया जो है वो हमारी बात नहीं उठाता। अंजना जी, ये सवाल आपके ऊपर है, ये सवाल बाकी मीडिया के ऊपर है, जिसको राहुल गांधी कहते हैं भाजपा का तमगा लगा के बैठ जाओ और हमसे सवाल ना पूछो। और जुडिशरी के बारे में भी ऐसी बात करी। दूसरा उदाहरण एक और देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो एम्स में भर्ती थे। राहुल गांधी बिना बताए वहां पहुंचे, मिले और उसके बाद एक तस्वीर को सार्वजनिक किया। मैंने आपको 2 उदाहरण क्यों दिए? राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन आप क्या करते हो? आप अगर कोई स्वस्थ नहीं है उसमें भी ओछी घटिया राजनीति लाते हो, क्योंकि सत्ता तक पहुंचना है, मर्यादा चाहे तार-तार हो जाए, भंग हो जाए। और इसीलिए मैंने कहा जो मैंने मुद्दे उठाए उस पे किसी एक पे भी ये उत्तर दे दे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, आप पूरे टाइम आपने उनकी बात सुन पाई थी आप रागिनी जी? बीच में कट गया था थोड़ी देर, मुझे ऐसा लगा। मैं बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी अंजना जी, पर मैं लबो-लबाब समझ गई। आप समझ गई है ना? उन्होंने जो जो आरोप लगाया उसका इस बार कोशिश कीजिएगा स्पेसिफिक जवाब। आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए रागिनी जी और मैं काफी प्रभावित हूं। एक प्रवक्ता के तौर पर आप बहुत स्पष्ट बोलती है, बहुत अच्छी बात है। आपने असल मुद्दे गिनाए हैं, वरना बताइए ना राहुल जी को क्या बोलने की जरूरत है कि राम मंदिर में जिनको आना था उन्हें नहीं बुलाया, अमिताभ बच्चन आ गए, नाच गाना हो रहा था, मीडिया वाले आ कर रहे थे। ये क्या तरीका है? क्या अपनी लकीर वो लंबी खींचने के लिए दूसरे की लकीर मिटाना, दूसरे के लिए अपशब्द बोलना, एक धर्म को पूरी तरह से अपमानित करना, इस तरह की बात बोलकर? वो सबके राम थे। अगर वहां अमिताभ बच्चन गए थे तो वहां बहुत सारे साधु संत भी गए थे। कौन गया नहीं गया उन पर टारगेट करने के लिए आप पूरे उस प्रतिष्ठान पर। ये अच्छी बात है कि फैजाबाद में बीजेपी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने हराया है, लेकिन वो अलग चीज है। बार बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आपको लगता है ये शोभनीय है आपके नेता के लिए, जो अब इस देश के नेता विपक्ष है? अंजना जी, मैं पहली बात तो आपके इस निष्कर्ष से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुझे लगता है उत्सव होता है, और उस प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक चोगा पहनाकर कहीं ना कहीं स्पेक्टिकल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद चुनाव हुए, जनता जनार्दन ने जो समझा उसके आधार पर वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारी। तो कृपया इस तरीके का निष्कर्ष ना निकालें कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वो रामलला के सम्मान में या राम मंदिर के सम्मान में बात नहीं कहता, अपमान करता है। मुझे लगता है, मैं फिर से उसी बात पे आऊंगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अरे आपने इतना भ्रष्टाचार किया कि यहाँ पर रामलला के गर्भगृह में पानी भर गया, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। वहां पानी भरा, यहाँ इनके मुंह में दही भर गया, कुछ नहीं कर पाए। आपको याद होगा महाभारत में कहा गया था अश्वत्थामा मारा गया, और उसके बाद ये पता चला कि अश्वत्थामा हाथी था। वो अश्वत्थामा के बारे में बात नहीं की गई और ये कहा गया कि अर्ध सत्य भी असत्य होता है। तो गौरव भाटिया जी की ना बड़ी ये कलाकारी है कि दूसरे पर आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो। मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये खेल शुरू कहां से हुआ। ये गौरव ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगा रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ और दिखा रहे हैं और कह रहे हैं शेम टू शेम, बिल्कुल एक जैसा। और इसके बाद से ये सीरीज शुरू हो गई जिसमें तमाम लोगों ने तमाम लोगों के साथ फोटो दिखाई और कहा शेम टू शेम। उसमें गौरव भाटिया जी के लिए भी कई किस्म की तस्वीरें दिखाई गई। हालांकि मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष क्या सोचता है, इनकी खुद की पार्टी भी क्या सोचती है। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। अब मैं आगे आ जाती हूँ। आपने मुझसे सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवाल पूछे। ये कहा गया कि कलकत्ता में जो एक जघन्य अपराध हुआ, राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले।
राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने उस पर ट्वीट किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। मैंने आपके शो पर वो पूरा ट्वीट पढ़कर भी सुनाया था, अगर आप चाहें मैं दोबारा कर सकती हूँ। पर मैं तो जानना चाहती हूँ कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? 17-18 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहां पर पिछले 15-20 दिनों में 12-13 मौत हो चुकी है, लेकिन वहां जाने की कोई सुध नहीं है। मोदी जी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आपने मुझसे 2-3 सवाल और पूछे, मैं जल्दी जल्दी से सबके जवाब दूंगी, फिर आप इनके पास जाइए। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी बता दीजिएगा रागिनी जी। ठीक है, उसके लिए चलिए उस पर आ जाती हूँ। पहले देखिए 370 इतना इन्होंने हड़कंप मचाया, बीच में ना बोले। उसके बावजूद लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनकी हिम्मत नहीं हुई एक लोकसभा की सीट कश्मीर में ये चुनाव लड़े। अच्छा, विधानसभा के चुनाव पर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में अपनी प्रत्याशियों की सूची निकाली, अगले ही दिन वापस लेनी पड़ गई। हरियाणा पर भी आ जाती है। हरियाणा में 10 साल में 5 प्रदेश अध्यक्ष इनको बदलने पड़ गए, 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। जो अभी मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने 4 सीट बदल ली, 2 बार इन्होंने चुनाव की तारीख बदल ली। 36 इनके विधायक, सांसद और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बदल ली चुनाव से पहले, और अब ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। मैंने तानाशाह शब्द का क्यों प्रयोग किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, यही समस्या होती है कि जब आपको लगता है ना कि सत्ता पर आप काबिज हो गए तो बस वो कुर्सी आप पकड़कर बैठ गए, कोई हिला नहीं सकता, तो ऐसा ही विरोध होता है जैसा मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में हुआ, हरियाणा में हुआ। और आपके जो घटक दल के ठगबंधन के साथी हैं एनडीए के, वो भी यही करवा रहे हैं आपसे। तो 100 दिन हुए नहीं, 5 बड़े यूटर्न उनको लेने पड़ गए। क्यों भैया? आपने लेटरल एंट्री पे यूटर्न लिया क्योंकि आपका तानाशाही वाला रवैया होता है, आप अपने लोगों से बातचीत नहीं करते। आपको वक्फ बोर्ड के बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको ब्रॉडकास्टिंग बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको इंडेक्सेशन पर यूटर्न लेना पड़ा। ये सारे जमीनी मुद्दे हैं अंजना जी। और आप जब जब मुझसे सवाल पूछेंगी ना, आप धर्म की तरफ बात करवाएंगी, आप कहेंगी कि उसने इसको क्या कहा, उसने क्या कहा। मैं कहूंगी जमीन से जुड़े मुद्दे की बात कीजिए। और एक बात मैं जरूर जमीन से ही जुड़ा हुआ मुद्दा 370 है। आपने मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं बताया। अनुच्छेद 370 अगर आपकी सरकार बनती है कांग्रेस के साथ, एक सेकंड प्लीज, एक साथ मत बोलिए दोनों प्लीज, सबको अपनी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपकी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में बनती है, एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस पार्टी इस हक में है कि वहां अनुच्छेद 370 35A की बहाली हो? बस स्टैंड जानना है। अंजना जी, जितनी साफगोई के साथ आप कह रही है ना कि सबको अपनी आवाज अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। मुझे लगता है एंकर्स को भी अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती है। गौरव जी को बोला है क्यों बिना मतलब का सीन निकाल के बैठती है मेरे शो पे? साफगोई के साथ बेवजह का मत बोलिए, वो गौरव भाटिया को मैंने कहा था। अरे गौरव जी बोल रहे थे। चलिए आराम से सवाल का जवाब दीजिए मैडम। नहीं, आप मेरी एक बात मेरी सुनिए। देखिए, एक तो ना ये प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जब मन करे आप किसी को कुछ भी कह दें, और हम अगर आपसे कोई आप भी वैसे ही कह रहे हैं मैम, आप भी जब से आ रही बिल्कुल सेंसिटिव होंगे, क्योंकि बेवजह की बात मत कहिए। अगर मैंने आपको कुछ बोला होता तो मैं आपकी बात जरूर सुनती। मैंने मोदी जी के अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। आपने गौरव भाटिया जी से ये नहीं पूछा कि साफगोई से मोदी जी ने इस तरीके की बातें क्यों कही थी? गौरव भाटिया जी बताइए इस पर क्या बात। मैंने मोदी जी का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी गिनाया, आपने उस पर भी गौरव भाटिया जी से नहीं कहा। मुझे जितने प्रश्न उनसे पूछने थे मैंने पूछ लिए हैं। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताएं, जिसके बाद में अगला प्रश्न गौरव भाटिया से लूंगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मैनिफेस्टो में 370 की बात कह दी है। जी मैं प्लीज गौरव जी पूरा करने दीजिए। मुझे अपनी बात कह दी है और आपको और साफगोई से सारी बात पता चल जाएगी। कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं। आप इस पर जवाब नहीं देंगे, जैसा कि हर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रोज दे रहा है। ठीक, क्यों नहीं हुए? गौरव भाटिया जी, कुल मिलाकर लड़ाई सिर्फ इस बात की है और पूरी लिस्ट है, लिस्ट दोनों तरफ की हुई है। आपको आईना दिखाने के लिए आप ही का एक ट्वीट उन्होंने निकाल दिया, आप उनका ट्वीट उठाइए, वो आपका ट्वीट उठा देती है। हमारे दर्शक भी देखें, उन्होंने आपने भी उनके नेता की तुलना किससे की थी? देखिए वो ट्वीट। अंजना जी, मेरा समय है, मैं सदुपयोग कर लूं। ट्वीट पर जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए, अब देखिए सारे दर्शक देखे कैसे झूठी कांग्रेस, झूठा राहुल गांधी, झूठी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ और झूठी रागिनी नायक, इन्होंने कहा किसने शुरुआत करी। चलिए देखिए, ये जूम करिए, सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट 27 सितंबर 2024 10:05 पे उन्होंने मोदी जी के लिए ये लिखा, सेम टू सेम, ठीक है, 27 सितंबर।
मेरा ट्वीट उसके जवाब में आया 28 सितंबर 2:14 पे 28 सितंबर। अब इन लोगों को इतने बेवकूफ हैं, ये भी नहीं पता है 27 पहले आता है। अच्छा, आपने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला है रागिनी जी, उन्होंने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला है। बेवकूफ कहना, झूठा कहना, फिर अब शब्द मत बोलिए गौरव जी, प्लीज ये लीजिए गौरव जी, अब शब्द मत बोलिए। आपने राहुल गांधी के लिए सद्दाम हुसैन से कंपैरिजन किया कि नहीं किया गौरव भाटिया? ये लीजिए, अब आग लग गई, अब अंजना जी नहीं बोले। दूसरे को झूठा बता रहे हैं। आपको एक तो बात करने की गौरव भाटिया थोड़ी तमीज सीख कर आना चाहिए। नहीं रागिनी जी, लेकिन वो डेट का सीक्वेंस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले तमीज आपसे नहीं सीखनी बिल्कुल है। सही तरीका नहीं है। जूम इन करके ही दिखाना पड़ेगा डेट। चलिए 27 सितंबर, अगला ट्वीट दिखाइए, अगला ट्वीट दिखाइए। ये 27 सितंबर का अगला दिखाइए, अगला दिखाइए। ये लीजिए, उसका डेट देखें। हाँ ये देखिए, चलिए हाँ देखिए, ये 28 सितंबर देखिए इसकी डेट देखिए। ठीक है, तो यही आप लोग करते रहिए, ईंट और ईंट का जवाब पत्थर, पत्थर का जवाब ईंट। कांग्रेस पार्टी लेकिन आईने में देखने के लिए बिल्कुल देंगे। यहीं पर बहस का अंत करते हैं, नहीं तो अब शब्दों की बौछार होगी जो आपको भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन आईना रखने पर सब तस्वीर साफ हो ही जाती है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।